हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक्स के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और उनको बनाने की हमें क्या जरूरत थी, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम केवल और केवल पेमेंट बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पेमेंट बैंक वर्किंग में है, ऑपरेशन में है, और उनके लिए आरबीआई ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हुई है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2014 से लेकर 2014 से कह सकते हैं, 2014 से लेकर और 2020 तक जितने भी बैंक के एग्जाम हुए हैं, हर बैंक के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। कई बार तो जब स्टार्टिंग में जब ये बैंक बने थे 2015-16 के अंदर, तब तो यहां से 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो बड़े ही ध्यान से हर एक चीज को समझना है, बिल्कुल डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेमेंट बैंक्स के बारे में। उससे पहले मैं एक बारी बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूं आपको लास्ट लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नीड एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। हमें पेमेंट बैंक्स की और स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्यों जरूरत थी, हमें फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था। फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना था, इसलिए हमें नए तरह के बैंकों की जरूरत थी। और 2015 में हमने नए तरह के बैंक बनाए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन बैंकों को बनाने के लिए 2013 में रघुराम राजन जी, जो कि 23वें आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के हेड थे नचिकेत मोर। उनकी अध्यक्षता में पूछा गया था कि हम फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अभी तक बैंकिंग से कनेक्ट नहीं है उनको बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नचिकेत मोर जी ने अपनी कमेटी में कहा था कि हमें दो नए तरह के बैंक बनाने चाहिए, एक पेमेंट बैंक होंगे और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे। और जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं वही सारी गाइडलाइंस उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कही थी। और फाइनली 2000 सितंबर 2015 के अंदर इन बैंकों को लाइसेंस दे दिया गया था। 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया गया था और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। और उन बैंकों को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी इन्विटेशंस आए थे, जो भी बैंक ओपन करेंगे, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने बिल्कुल ब्रीफ किया है, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ाया है। मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ा दी थी आपको कि पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस देने के लिए नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए उषा थोराट कमेटी बनाई गई थी। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं पेमेंट बैंक्स के फीचर एंड गाइडलाइंस के बारे में। तो पेमेंट्स बैंक क्या है? पेमेंट्स बैंक सारे के सारे पेमेंट्स बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पेमेंट बैंक्स क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और ये एक नए तरह के प्राइवेट बैंक हैं और इनकी फिजिकल ब्रांचेज, जैसे और बैंकों की आपने देखी होगी, जैसे एसबीआई वगैरह की, एचडीएफसी बैंकों की, इन बैंकों की बड़ी मुश्किल से ही आपको ब्रांचेज मिलेगी। मेनली ये काम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। इन बैंकों की अपनी ऐप होगी, ऐप के माध्यम से ही इनमें अकाउंट ओपन हो जाएगा और ऐप के माध्यम से ही इनमें फंड ट्रांसफर हो जाएगा, डिपॉजिट भी हो जाएगा और विड्रॉल भी हो जाएगा। आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपका सैलरी सीधा इस अकाउंट में आ सकती है, इसी अकाउंट से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और वहां पर पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि ये बैंक ऑनलाइन बैंक होंगे जिनके अंदर इंफ्रा कॉस्ट नहीं आएगी कहीं पर भी ब्रांच ओपन करने के लिए, और ये काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो पेमेंट बैंक्स आर द न्यू एज प्राइवेट बैंक एंड हैव रियरली फिजिकल ब्रांचेस एंड दे वर्क थ्रू वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स। और अगर कहीं पर जरूरत भी पड़ी कि इन बैंकों की ब्रांचेज होगी, तो जो शॉपकीपर्स है, जैसे कोई आपने कई साल पहले देखा होगा, आजकल तो सभी ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते हैं, कि पहले रिचार्ज कराने के लिए हम किसी शॉप पर जाते थे। भाई एयरटेल में रिचार्ज कराना है, वोडाफोन में रिचार्ज कराना है, तो उन्हीं शॉप्स को या कोई और भी कोई वेंडर किसी चीज का काम करता है, मनी ट्रांसफर का काम करता है, उन्हीं को हम एक अथॉरिटी दे देंगे कि वही हमारे एक ब्रांच के तौर पर काम करेंगे। उन्हीं को हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा देंगे, अपनी चीजें प्रोवाइड करा देंगे, वो एक बैंक के तौर पर काम करेंगे। तो अगर जरूरत पड़ती है तो शॉपकीपर्स और वेंडर्स को ये एक किस्म की फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, एक किस्म की इनको पावर कह सकते हैं, पावर दे देते हैं कुछ
स्पेसिफिक बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो उनके थ्रू ये काम करते हैं, वरना ये ऑनलाइन अपनी एंड्रॉइड एप्स वगैरह के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यू एज प्राइवेट बैंक जितने भी पेमेंट बैंक हैं। इन बैंक को क्यों बनाया गया था, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उनको बनाने का एक ही उद्देश्य था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, या हम कह सकते हैं फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। और फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होगा, जो बचे हुए लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए, जो दूर दराज एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, जहां तक अभी बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं, उन सभी को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करना ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। प्लस पेमेंट बैंक्स को बनाने के लिए या लाइसेंस देने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी पेमेंट बैंक्स को, कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी उनको इवेल्युएट करने के लिए और किन को लाइसेंस देना है उनको ये काम करने के लिए नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी। लगभग 41 एप्लीकेशंस आई थी पेमेंट बैंक्स को ओपन करने के लिए, 41 पार्टीज इंटरेस्टेड थी। और जब 2015 के अंदर, सितंबर 2015 के अंदर लाइसेंस दिए गए थे, तो केवल 11 एंटिटीज को ही इवेल्युएट करने के बाद लाइसेंस दिए गए थे। तो सारा काम किसने किया था, नचिकेत मोर कमेटी ने किया था। इन बैंकों को अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि पेमेंट बैंक्स कब एस्टेब्लिश हुए थे, तो आप एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, 2015 के अंदर। और जितने भी नए बैंक ओपन होते हैं उन सभी को एक ही सेक्शन के अंदर, एक ही एक्ट के अंदर लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। दे आर लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई भी किसी भी तरह का बैंक हो, उन सभी को इसी सेक्शन और इसी एक्ट के अंदर लाइसेंस दिया जाता है, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, आरआरई बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कोई भी बैंक हो। तो कई बार ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुका है कि बैंकों को किस एक्ट के अंदर या किस सेक्शन के अंडर लाइसेंस दिया जाता है। तो आज के बाद याद रखेंगे, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर सभी बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है। तो यहां से कुछ बेसिक चीजें थी, आप समझ गए होंगे, और यहां से ही अपने आप में ही बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में, जो ऑलरेडी आ भी चुके हैं। जैसे पेमेंट बैंक को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। पेमेंट बैंक को किस कमेटी, पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी। किस तरह के बैंक है पेमेंट बैंक। इवन आपके एक क्वेश्चन याद आया कि एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपसे पूछा गया कि पेमेंट बैंक क्या है, ठीक है, पेमेंट, व्हाट आर द पेमेंट बैंक, व्हाट इज द पेमेंट बैंक, आपसे पूछा गया। तो आप वहां पर चुप खड़े हो जाते हैं, उनके नाम काउंट कराने स्टार्ट करते हैं। भाई वो नाम नहीं पूछ रहे, आपसे इसके फीचर स्पेसिफिकेशन पूछ रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और ये नए तरह के प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। नए तरह कैसे हैं, ये ब्रांचेस लेस बैंक हैं, इनकी रियरली ही ब्रांचेस मिलती है, ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे बैंक शेड्यूल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, प्राइवेट बैंक कह सकते हैं। प्राइवेट बैंक तो है ही, लेकिन प्राइवेट के अंदर भी एक नए तरीके के प्राइवेट बैंक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो भी ये पेमेंट बैंक होंगे, जैसे आप आज के टाइम में तो बहुत बैंकों के, लगभग सारे बैंकों के नाम जानते होंगे, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, इस तरह के बैंकों के आप नाम जानते हैं। लेकिन जब हम 2015, 16 और इवन 17 के अंदर पढ़ाते थे, इवन 18 के अंदर भी पढ़ाते थे, तब तक इन बैंकों, बहुत सारे बैंकों ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे। उस टाइम पर बच्चों को समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। आज के टाइम में तो सारी बेसिक चीजें हैं। तो जितने भी पेमेंट बैंक होंगे, कोई भी पेमेंट बैंक होगा, कोई भी एंटिटी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको लाइसेंस मिलेगा, उसको ऐसे नहीं लिखना है कि पेटीएम को लाइसेंस मिला तो पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक कभी नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, ऐसे ही हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहेंगे। ठीक है, तो इन बैंकों को, जिनको भी लाइसेंस मिलेगा, उनको अपने नाम के साथ एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। वो वर्ड क्या है, पेमेंट बैंक। वो वर्ड क्या है, पेमेंट बैंक। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो इनको अपने नाम के साथ एक वर्ड यूज करना है, पेमेंट बैंक।
विदाउट इस वर्ड के वो अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिख सकते। दे मस्ट यूज द वर्ड पेमेंट बैंक इन देयर नेम इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर बैंक, ताकि हमें पता चल सके कि ये पेमेंट बैंक है और ये जो बाकी के दूसरे बैंक है वो अदर बैंक है जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। इन बैंक को डिफरेंशिएट करने के लिए, दूसरे बैंकों से अलग दिखाने के लिए, अलग से पता लग जाए, इसके लिए हमें इन बैंकों के साथ एक वर्ड यूज करना है, पेमेंट बैंक। क्लियर है? प्लस आगे इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि ये बैंक क्या करेंगे। इन बैंकों के अंदर 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट कराया जा सकता है, 1 लाख से ऊपर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अबव 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए कि बैंक के अंदर आप 4 तरह के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CA, एक होता है सेविंग अकाउंट जिसको लिख दिया है मैंने SA। और अगर इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या हो सकता, क्या पढ़ेंगे इनको, कासा। कई बार कासा के आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आते हैं, तो कासा स्टैंड फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। उसके अलावा 2 अकाउंट और ओपन करा सकते हैं आप, रिकरिंग अकाउंट, और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या फिक्स्ड अकाउंट कह सकते हैं, फिक्स्ड अकाउंट कह सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं मर्ज करके बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, राफा। राफा के भी फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में। तो एक हुआ कासा, एक हुआ राफा। कासा बना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से, राफा बना रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट से। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि इन बैंकों के अंदर, पेमेंट बैंकों के अंदर केवल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट ओपन नहीं कराया जा सकता। और साथ में एक और चीज सुनिए कि चाहे आपने करंट अकाउंट ओपन कराया है या सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, उन अकाउंट्स के अंदर आप 1 लाख से ऊपर की डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक बार लगा दिया, 1 लाख से ऊपर इन बैंकों के अंदर डिपॉजिट नहीं कराया जा सकता है। एक बार फिनो पेमेंट बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उन बैंकों के उन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए थे, तभी आरबीआई ने उस बैंक पर फाइन लगा दिया था, फिनो पेमेंट बैंक पर फाइन लगा दिया था। तो किसी भी अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते पेमेंट बैंकों की, चाहे वो पेमेंट बैंक के अंदर कोई सा भी बैंक क्यों ना, चाहे एयरटेल हो, चाहे फिनो हो, चाहे पेटीएम हो। अब यहां पर आपका डाउट बनना जरूरी है, यहां पर आपका डाउट होना चाहिए। पहले तो इस पॉइंट को समझ लीजिए। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, कासा को बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, अप टू ₹1 लाख, बट कैन नॉट एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिलाकर डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। अब डिमांड डिपॉजिट इसको क्यों बोला जाता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा होता है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा उस पैसे को बैंक तुरंत देगा, उसमें कभी ना नुकर नहीं करेगा। ठीक है, उसको तुरंत कभी भी पैसा, जब भी कस्टमर डिमांड करे तभी बैंक को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट कराया जाता है, उस टाइम पीरियड से पहले वो पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। एक टाइम के लिए, टर्म का मतलब क्या है, टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट कराया जाता है। उससे पहले विड्रॉल करोगे तो आप पर पेनल्टी वगैरह लग सकती है। ये चीजें आप पढ़ेंगे, मेरी एक क्लास होगी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, तो वहां पर मैं इन चीजों को दोबारा से डिटेल में डिस्कस करूंगा, कासा क्या होता है, राफा क्या होता है, सभी बैंक अकाउंट के फीचर वगैरह वहां पर डिस्कस करूंगा। अभी आपको इतनी चीजें समझ में आई कि केवल और केवल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कराया जा सकता है पेमेंट बैंक के अंदर, और उनके अंदर भी चाहे करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पेमेंट बैंकों पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई आरबीआई ने ताकि ये बैंक कहीं पर जाकर फेल ना हो जाए, या जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं जो इन बैंकों को ओपन करने जा रहे हैं, वो इन बैंकों के अंदर कुछ फ्रॉड वगैरह गेम ना खेल दें और पब्लिक का पैसा जब्त हो जाए। अब यहां पर आपका एक डाउट बनेगा, अगर आप पेटीएम के एडवांस यूजर हैं, पेटीएम के एडवांस यूजर हैं, तो आपका यहां पर एक डाउट बनेगा ही बनेगा। आपका डाउट क्या बनेगा, आप कहोगे सर आपने कहा कि
इन पेमेंट बैंकों के अंदर एफडी नहीं कराई जा सकती, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कराई जा सकती, लेकिन पेटीएम को हम ओपन करते, पेटीएम जो कि पेमेंट बैंक बन चुका है, ओपन करते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन आता है और वो कहते हैं कि 7% अप टू 7% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक किस तरीके से वो अपनी क्या कहते हैं, वो अपनी एफडी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आप तो मना कर रहे हैं। तो जो पेटीएम है, पेटीएम खुद से एफडी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा है, पेटीएम किसी थर्ड बैंक के साथ, किसी दूसरे बैंक के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। किस चीज की? एफडी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। किस बैंक के साथ? इंडसइंड बैंक के साथ आरबीआई सॉरी पेटीएम ने पार्टनरशिप की हुई है, कोलैबोरेशन किया हुआ है और उसकी मदद से जो पेटीएम है वो अपनी एफडी की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कैसे प्रोवाइड कराता है? अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपए से पैसा ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो उस पैसे को निकाल कर इंडसइंड बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पेटीएम उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है भाई, पेटीएम उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है। देखो, एक मेरी बात समझो छोटी सी, आपके पास एक मोबाइल है और आपके अकाउंट में 1 लाख से पैसे ज्यादा हो गए। अब उसका बैलेंस कहां पर दिखाई देगा? आपके पेटीएम के अंदर ही दिखाई देगा। वो दिखाई तो आपका बैलेंस है तो आपके ही मोबाइल में दिखाई देगा, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया है तो उस पैसे को पेटीएम अपने पास नहीं रखेगा, उस पैसे को इंडसइंड बैंक के पास भेज देगा और वहां पर अपने आप से फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगी। और जब आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाएं तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं और अपनी एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को अलाउ किया हुआ है कि आप किसी दूसरे बैंक के साथ आप कोलैबोरेशन करके एफडी वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उस पैसे को आप नहीं रख सकते। उस पैसे को क्या नहीं कर सकते? आप नहीं रख सकते। अब वो पैसा पेटीएम बैंक का वो सेफ है, वो किसके पास है? इंडसइंड बैंक के पास। अब इंडसइंड बैंक उस पैसे को कुछ भी करे, देखो अब क्या होगा, मान लो जैसे कस्टमर को 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन दे रहा है? पेटीएम। लेकिन उस पैसे को इंडसइंड बैंक को जब देगा, मान लो 10% पर दे दिया पेटीएम बैंक ने, तो 3% पेटीएम ने यहां पर मुनाफा कमा लिया है। आपको लगभग 7% दे दिया और आगे ज्यादा पर दे दिया वो पैसा, ठीक है। उस पैसे को इंडसइंड बैंक के पास एफडी के तौर पर रख दिया, किसने? पेटीएम ने। आगे मैं ज्यादा डिटेल में आपको ये चीजें समझा दूंगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पेमेंट बैंक हैं वो एफडी की और रिकरिंग डिपॉजिट की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप करके आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि जो पेमेंट बैंक होंगे वो लोन नहीं दे सकते हैं। पेमेंट बैंक जो होंगे वो लोन नहीं दे सकते हैं। अब मुझे बताइए कि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देंगे तो उनके पास अर्निंग कहां से आएगी? एक कोई भी बैंक है, उसका अर्निंग का सोर्स क्या होता है? एक कस्टमर है, कस्टमर से पैसे लिए, बैंक में आए, मान लो 4% पर लिए, आगे बैंक ने वो 15% पर या 20% पर कहीं पर लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बीच का जो डिफरेंस कितना हुआ? 11। तो 11% तो बैंक का प्रॉफिट हो जाता था, 11% बैंक का क्या हो जाता था? प्रॉफिट हो जाता। बीच का जो मार्जिन होगा, मान लो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और उसी पैसे को आगे फर्दर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दिया, तो जितना बीच का डिफरेंस हुआ इंटरेस्ट रेट में, वही तो बैंक का प्रॉफिट हुआ ना। और अब बैंक लोन ही नहीं देगा और आपसे बैंक पैसा लिए जा रहा है और आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो ऐसे तो बैंक अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो बैंक के पास पैसा जो पड़ा रहेगा उससे तो कुछ इनकम जनरेट नहीं होगी इस हिसाब से। तो पेमेंट बैंक अगर लोन नहीं दे सकते हैं तो उनका इनकम सोर्स क्या होगा? वो कैसे इनकम अर्न करेंगे? तो जल्दी से बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग पर क्लिक कीजिए और आंसर इसका निकालने की कोशिश कीजिए। अगर वो लोन नहीं दे सकते तो वो अर्निंग कैसे करेंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लगाते हैं। भाई ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह से इतना प्रॉफिट नहीं कर सकते हो जितना आपको इंटरेस्ट देंगे, उससे तो काम नहीं चलता। जो मेन सोर्स होता है वो तो इंटरेस्ट ही होता है। तो क्या करेंगे बैंक? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए,
जो बैंक ने आपसे पैसा लिया है उसका 75%, उसका मिनिमम 75% बैंक क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वहां पर फिक्स्ड रेट से और इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है। तो पेमेंट बैंक क्या करेंगे, जितना भी बैंकों के पास पैसा डिपॉजिट हुआ पेमेंट बैंकों के पास, उस डिपॉजिट का 70%, डिमांड डिपॉजिट का 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल है, ठीक है, और क्या होती है, गवर्नमेंट को लोन दे दिया, इस तरीके के, जैसे मैं कहूं कि बॉन्ड्स में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है, तो इनमें इन्वेस्ट कर दिया। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हम जब फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आपको नाम याद रखने हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करना होता है। अब अगर कस्टमर से लिया 4% हो और यहां से मिल रहा है 10% फिक्स्ड रेट मिल रहा है, तो बीच का 6% मुनाफा कमा लिया ना बैंक ने। तो इस तरीके से बैंक जो है अपना मुनाफा कमाएगा। अगर लोन नहीं दे सकते तो क्या ये क्रेडिट कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड, आप मुझे बताइए भाई, क्रेडिट कार्ड भी इश्यू नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक जो हैं, क्रेडिट कार्ड भी इश्यू नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोन का ही एक रूप है, क्रेडिट कार्ड क्या है, लोन का ही एक रूप है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर जो पेटीएम है, पेटीएम तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा है पेटीएम फर्स्ट कार्ड के नाम से, भाई उसके लिए भी उन्होंने एक फॉरेन बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए CITI जो बैंक है, फॉरेन का बैंक है, फॉरेन बैंक है, सिटी बैंक, उसके साथ टाई अप किया हुआ है। वो जो लोन देगा, वो जो लोन मिलेगा कस्टमर को, वो पेटीएम बैंक नहीं देगा, वो सिटी बैंक देगा। अब सिटी बैंक दे रहा है तो डायरेक्ट ही ना दे देता, भाई डायरेक्ट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, मेरी बात सुनिए। पेटीएम के पास यूजर बेस है, पेटीएम के पास यूजर बेस है, उसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, तरह तरह के कस्टमर हैं, क्लियर है। और सिटी बैंक के पास कस्टमरों की कमी है, सिटी बैंक अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढ रहा है। तो सिटी बैंक ने पेटीएम से हाथ मिलाया, टाइप किया और कहा कि देखिए आपको तो आरबीआई ने मना किया हुआ है, लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोडक्ट को बेचिए, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोडक्ट को बेचिए और बीच का कमीशन कमाइए। तो कमीशन बेसिस पर, या मैं कहूं कि कमीशन ही कह सकते हैं, कमीशन बेसिस पर पेटीएम सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर। उसमें जो पैसा लगा है वो पेटीएम बैंक का नहीं लगा है, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। तो पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं, और जो पेटीएम बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है वो किसी दूसरे बैंक के साथ कोलैब करके आपको दे रहा है। उसमें पेटीएम बैंक का बस कमीशन है, प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? कोई भी डाउट है फिर भी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये लोन नहीं दे सकते, डिपॉजिट भी 1 लाख रुपए तक एक्सेप्ट करेंगे, वो भी केवल सेविंग या करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये करेंगे क्या, ये और बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। आप जब ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपके घर पर ये डिलीवर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग की आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराएगा कोई भी पेमेंट बैंक। आई थिंक यहां तक के बेसिक पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी पेमेंट बैंक ओपन करना चाहता है तो कम से कम उसको उसके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए किसी भी पेमेंट बैंक को स्टार्ट करने के लिए? कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसा कोई भी पार्टी, ऐसा कोई भी प्रमोटर पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास 100 करोड़ रुपीस हो। तो एक पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 100 करोड़ होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन ए पेमेंट बैंक इज रुपीज 100 करोड़। ठीक, दूसरी एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई,
बैंकों के पेमेंट बैंकों के ऊपर आरबीआई ने कहा कि आप पे मोस्टली ऑनलाइन काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन काम करेंगे, लेकिन कल को आप अपनी ब्रांचेज ओपन करते हैं तो उनमें से जितनी भी ब्रांच आप ओपन करेंगे उनमें से 25% ब्रांचेज आपकी अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 100 ब्रांचेस ओपन करता हूं, मैं पेटीएम पेमेंट बैंक हूं और कल को मेरा मन करता है कि मैं ब्रांचेस ओपन करूं और 100 ब्रांच ओपन करता हूं, तो उसमें से 25 ब्रांचेस कहां पर होंगी, ऐसे रूरल एरियाज के अंदर, ऐसे ग्रामीण एरियाज के अंदर जहां पर ऑलरेडी किसी बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। ऐसी जगह पे ब्रांच ओपन नहीं करनी जहां पर ऑलरेडी किसी ना किसी बैंक की ब्रांच ओपन है। भाई मैं क्या कर दूं, मैं ज्यादा अपने बिजनेस को देखते हुए मैं क्या कर दूं, जहां पर किसी दूसरे बैंक का बिजनेस चल रहा हो वहीं पर जाकर अपनी ब्रांच ओपन कर दूं। उससे तो कंपटीशन बढ़ेगा, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन थोड़ी ना होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो वहां पर पहुंचना है जहां पर बैंक नहीं है। तो आरबीआई की अगली रिस्ट्रिक्शन है कि कितने परसेंट ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी होगी अगर कोई बैंक ब्रांच ओपन करता है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो आंसर क्या होगा 25%। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुका है, एक एक पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर द स्टेक ऑफ द प्रमोटर शुड बी रिमेन एट लीस्ट 40%। इस चीज का मतलब क्या है भाई, कल को मैं बैंक ओपन करने जा रहा हूं, चलो यही मान लेते हैं कि एक बैंक ओपन करना है, उसको ओपन करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ चाहिए। मैक्सिमम तो आप कितना भी ले आओ, मैक्सिमम तो कितना भी ले आओ। अब ये जो 100 करोड़ है, ठीक है, ये जो 100 करोड़ हैं, इसमें मान लो पेटीएम बैंक ओपन कर रहे हैं, और पेटीएम बैंक किसने ओपन किया है, विजय शेखर शर्मा ने ओपन किया है। विजय शेखर शर्मा ने ओपन किया है। तो ये कह रहे हैं कि आज आपने कोई लालच देकर, कोई माइंड गेम सोचकर आज आप बैंक ओपन करने जा रहे हैं और कल को इसको बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित करके और कहीं निकल ना जाओ। तो जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए आरबीआई ने ये कहा कि जब अगर आप बैंक ओपन कर रहे हैं तो पहले 5 साल तक जो प्रमोटर कौन, जो बैंक ओपन करने जा रहा है, उसका उस बैंक में कम से कम 40% तो शेयर होना ही होना चाहिए। 40% शेयर होगा तो उससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि अगर कल को ये बैंक डूबेगा तो ये इसका भी लॉस होगा। ये जानबूझकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, बैंक को बैंकरप्ट होने से हमेशा बचाने की कोशिश करेगा, खुद बैंकरप्ट करके भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसका इंटरेस्ट रहेगा, शेयर रहेगा, तो वो कोई गलत एक्शन नहीं लेगा। इसलिए क्या कहा कि अगर कोई प्रमोटर है जैसे विजय शेखर शर्मा है, तो पहले 5 साल जब से बैंक ओपन हुआ उससे अगले 5 साल तक उसका कम से कम इस बैंक के अंदर कितना परसेंट शेयर होना चाहिए, 40% शेयर होना ही होना चाहिए। 100% हो भले ही, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। प्रमोटर कौन होते हैं, जो बैंक ओपन करते हैं। ठीक है, अगर 5 साल के बाद क्या मैं अपने बिल्कुल सारे शेयर बेच सकता हूं, नहीं, 5 साल के बाद अपने सारे के सारे शेयर नहीं बेच सकता। मैं अपने शेयर होल्डिंग को कम कर सकता हूं। कितना कर सकता हूं, अप टू 26%, अप टू 26% शेयर होल्डिंग में कम कर सकता हूं इन 12 इयर्स। कुल 12 सालों के अंदर मैं अपनी शेयर होल्डिंग कम कर सकता हूं, कम से कम 26% पर ला सकता हूं अगर करना चाहूं तो। जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर करना चाहूं तो मैं 26% पर ला सकता हूं। तो 5 साल तो पहले हो गए, अब 12 साल तक पहुंचना है। तो नेक्स्ट 5 साल के बाद अगले 7 साल के अंदर, 5 साल के बाद अगले 7 साल, 5 और 7 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे। 7 साल के अंदर मैं 40 से 26 पर आ सकता हूं, 40 से 26 पर आ सकता हूं। तो कितने परसेंट हो गई ये हो गई 14%। 14% शेयर होल्डिंग और कम कर सकता हूं 40 से। तो हर साल का मतलब क्या हुआ, हर साल मैं अपनी 2% शेयर होल्डिंग कम कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पेटीएम को किसने बनाया, विजय शेखर शर्मा ने बनाया। पेटीएम बैंक को किसने बनाया, विजय शेखर शर्मा ने बनाया। अगर वो बैंक ओपन करना चाहते हैं तो पहले 5 साल तक उसका कम से कम 40% हिस्सा होना चाहिए, 100% भले ही कम से कम 40 होना चाहिए, ताकि वो कोई गलत एक्शन ना ले, उसके माइंड के अंदर कोई गेम ना चल रहा हो। ठीक है, भागने का। प्लस अगर 5 साल के बाद वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करना चाहे तो हर साल 2% कम कर सकता है, और मिनिमम 26% तो उसकी होनी ही होनी चाहिए 12 साल के बाद भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास
100 करोड़ नहीं है। एक बैंक ओपन करने के लिए कितने चाहिए? 100 करोड़ चाहिए। अगर मेरे पास 100 करोड़ नहीं है तो क्या मैं कहीं से पैसा ले सकता हूं? हाँ, लेकर इधर उधर से एडजस्ट करके आप जैसे भी करना है वैसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इंडिया के अंदर से पैसा अरेंज हो ही नहीं रहा है। मुझे किसी दूसरे देश से फंडिंग मिल रही है, किसी दूसरे देश से मैं पैसा अपने यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि किसी दूसरे देश का, आपके किसी दूसरे देश के इन्वेस्टर का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का आपके पेमेंट बैंक में कितने परसेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर होल्डिंग हो सकती है। तो किसी भी पेमेंट बैंक के अंदर जो एफडीआई की लिमिट है वो एज पर द अदर प्राइवेट बैंक्स की तरह लिमिट है। अदर प्राइवेट बैंक्स के अंदर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफडीआई 74% हो सकती है। 74 क्यों कहा गया है? ये मैं प्राइवेट बैंक्स के लिए बता रहा हूं 74% मैक्सिमम है। भाई 26% का तो ऑलरेडी जो प्रमोटर था वो रहेगा ही रहेगा, इतने तो उसको रखने ही पड़ेंगे। बाकी के ही तो बेच सकता है, बाकी के जो शेयर है उसने फॉरेन के किसी इन्वेस्टर को बेच दिए, तो मैक्सिमम कितने बेच सकता है? 74 ही तो। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो उस मान लो 100 रुपए चाहिए आपको एक बैंक ओपन करने के लिए, और कहा, आरबीआई ने क्या कहा? 100 रुपए तो चाहिए एक बैंक ओपन करने के लिए, लेकिन कम से कम 26 रुपए तो आपके भी उसके अंदर लगे होने चाहिए। 26 रुपए तो आपके 26 रुपए तो आपके भी लगे होने चाहिए। तो मैक्सिमम मैं किसी दूसरे देश से कितने पैसे इन्वेस्ट करा सकता हूं अपने बैंक के अंदर? 74% इन्वेस्ट करा सकता हूं। पहले 5 साल तक तो मेरे 40 होने ही होने चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन जब उधर एफडीआई की लिमिट की जब हम बात करते हैं सरकारी बैंकों के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर, तो वहां मैक्सिमम 20% हो सकती है। मैक्सिमम 20% हो सकता है। यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पेमेंट बैंक्स के अंदर मैक्सिमम एफडीआई लिमिट कितनी है? जितनी दूसरे प्राइवेट बैंकों के अंदर है। कितनी हुई है? 74%। पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर मैक्सिमम एफडीआई कितनी हो सकती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? 20%। मेरे हिसाब से छोटा सा पॉइंट था और समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि ये बैंक कोई भी अपनी सब्सिडरी ओपन नहीं कर सकते। सब्सिडरी का मतलब क्या है? अपनी सहायक कंपनियां ओपन नहीं कर सकते हैं। अपनी कोई भी सहायक कंपनी ओपन नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे सर पेटीएम ने तो बहुत सारी अपनी सब्सिडरी ओपन कर दी, पेटीएम मॉल है, पेटीएम मॉल है, पेटीएम मनी है, और पता नहीं क्या क्या पेटीएम ओपन करते ही जा रहा है। पेटीएम इंश्योरेंस का भी अभी उसको लाइसेंस मिल गया है, ब्रोकरेज का। तो भाई मेरी बात समझो, जो पेटीएम के ये जितनी भी सब्सिडरीज हैं पेटीएम के नाम से, ये एक कंपनी ओन करती है जिसका नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी कौन है? पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन। इसने पेटीएम को बनाया, पेटीएम वॉलेट को, इसने पेटीएम पेमेंट बैंक को बनाया, इसने पेटीएम मॉल को बनाया, इसने पेटीएम मनी को बनाया। ठीक है, ये 197 कम्युनिकेशन की सब्सिडीज है, ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक की। अब आगे चलकर पेटीएम पेमेंट बैंक अपनी कोई भी एक्स कंपनी नहीं बना सकता। 197 या कोई और कंपनी तो भले ही बना ले, लेकिन ये बैंक अपने नाम से एक सब्सिडरी, एक सहायक कंपनी और एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सिडरी को खरीदने, किसी कंपनी को खरीद नहीं सकता। कौन? बैंक। आई थिंक समझ में आई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना भी इनके पास कुल डिमांड डिपॉजिट आएगा उसका 75% इनको कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ट्रेजरी बिल हुआ, और जैसे बॉन्ड्स हुए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं से तो ये अपना प्रॉफिट निकालेंगे ना। ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर दूसरा है कि जो पेमेंट बैंक है दूसरे बैंकों के लिए एक बीसी के तौर पर काम कर सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। बीसी की फुल फॉर्म आ चुकी है आपके एग्जाम में। बीसी स्टैंड फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? बैंक सहायक कह सकते हैं हम, बैंक सहायक। कि जैसे एसबीआई को किसी रूरल एरिया के अंदर काम करना है, ठीक है, वहां पर कुछ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वहां पर, तो वहां पर पेटीएम की
सहायता ले सकते हैं, या किसी दूसरे पेमेंट बैंक की वहां पर जो काम कर रहा है उसकी सहायता ले सकते हैं, यानी कि दूसरे बैंकों के लिए एक सहायक के तौर पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे बैंकों के लिए सहायक के तौर पर काम कर सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का मतलब क्या है? सहायक के तौर पर, हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं। हेल्प करेंगे, फ्री में नहीं करेंगे, इनको कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो जिसमें भी ये हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? प्लस आगे जितने भी पेमेंट बैंक होंगे, ये जो नॉर्मल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनसे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हैं, तभी तो इनके पास कस्टमर आएंगे, तभी तो ये इनके अंदर अकाउंट ओपन करेंगे ना कस्टमर। तो पेमेंट बैंक से पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। फाइनली मैंने बताया था सितंबर 2015 के अंदर 11 एंटिटीज को लाइसेंस मिला था पेमेंट बैंक का, और वो भी लाइसेंस प्रोविजनल लाइसेंस मिला था, या कह सकते हैं इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिला था फॉर 18 मंथ। इन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इन प्रिंसिपल का मतलब है कि इनको एक टेम्परेरी मिला था, 18 महीने के अंदर अंदर इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, अपनी सहमति बतानी थी। तो ये थी गाइडलाइंस और पेमेंट बैंकों के फीचर्स जो आपके एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं, जिनमें आप कंफ्यूज रहते हैं, प्लस इंटरव्यू में भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन 11 एंटिटीज को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो पेमेंट बैंक है, पहले ये एक गाइडलाइंस थी कि पेमेंट बैंक कभी भी किसी दूसरे बैंक में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब जो आरबीआई है, आरबीआई ने पेमेंट बैंकों को भी अलाउ कर दिया है कि अगर कल को वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आगे चलकर जो 2-3 बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में 11 पेमेंट बैंकों में से 5 या 6 पेमेंट बैंक ही वर्किंग में हैं, और वो भी अगर कल को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गए तो 1-2 ही पेमेंट बैंक आगे चलकर बचेगा, छोटा मोटा। ठीक है, तो अब वो 11 एंटिटीज कौन सी है, और सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा ओपन हुआ था, ये काफी बार आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो पेमेंट बैंक ओपन हुआ था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इस पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की लगभग 20% शेयर होल्डिंग है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जियो पेमेंट बैंक में किस बैंक की साझेदारी है, और दूसरी बात पूछा गया था कि आपका जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई बैंक की कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे ही एयरटेल का भी पूछा जा सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक में कोटक महिंद्रा की 19.9% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो 2 लोगों ने मिलकर इस बैंक को ओपन किया हुआ है, और ये पहला बैंक है जिसने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। फिर इन बैंकों का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, वो है अनुब्राता बिस्वास। आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं अनुब्राता बिस्वास, और ये एयरटेल पेमेंट बैंक का लोगो है। एयरटेल पेमेंट बैंक किनका है? भारती ग्रुप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पेमेंट बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर, जिन्होंने 2016 के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, और इसके जो फाउंडर हैं पेटीएम के भी और पेटीएम पेमेंट बैंक के भी, और जो चेयरमैन भी हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। ये आप देख पा रहे हैं, जो पहला फोटो है वो विजय शेखर शर्मा है, फाउंडर ऑफ पेटीएम है। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत गूगल से, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, काफी इंस्पायरिंग पर्सन है। ठीक है, और साथ में आपको क्या याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो है सतीश के गुप्ता। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, सतीश के गुप्ता। सतीश के गुप्ता, इनसे पहले रेणु सेठी हुआ करती थी, उनके बाद कौन आए? सतीश के गुप्ता आए हैं। प्लस जैसे मैंने कहा था आपको कि जो पेटीएम है वो आपको एफडी की फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड कराता है, वो उन्होंने इंडसइंड बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो ये मैंने अपनी ही पेटीएम का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट लिखा है, और लिखा है अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट, और नीचे क्या लिखा है? इन पार्टनरशिप विद इंडसइंड बैंक। इन पार्टनरशिप विद इंडसइंड बैंक, कि ये पैसा इंडसइंड बैंक रखेगा, हम तो बस उनके बिहाफ पर आपको यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं। प्लस
कुछ दिन पहले करंट अफेयर में थी कि जापान में पेटीएम ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो पेपे नाम की एक ऐप है, वो जापान में लॉन्च की है पेटीएम ने। अपने काफी दूसरे देशों तक अपने हाथ फैलाता जा रहा है पेटीएम, और इंडिया में भी काफी अलग अलग सेक्टर्स में घुस चुका है पेटीएम। और इसके अंदर आपको पता ही होगा कि चाइना की फंडिंग है, प्लस वो चीजें तो छोड़ो, ठीक है, आपको आपके एग्जाम तक रहना है अभी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के अंदर अब ये पेपे ऐप क्या है, जो पेटीएम यहाँ करता है वही सेम फंक्शनलिटी जापान में प्रोवाइड कराएगा, वहां पर पेपे के नाम से है। क्लियर है? इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट क्या है? डाक विभाग। आपका जो डाक विभाग है उसने भी बैंक के लिए ओपन अप्लाई किया था, पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई किया था, और उनको भी लाइसेंस मिला था। तो इंडिया पोस्ट ने क्या नाम रखा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, भले ही पेमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी एक गवर्नमेंट का बैंक है। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको रन करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। देखिए दोबारा से सुनिए, 100% गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको रन करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। क्लियर है? इस बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके सीईओ हैं सुरेश कुमार सेट्टी। सुरेश कुमार सेट्टी, ये यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं। और इस बैंक को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम से लॉन्च किया था ऑन 1 सितंबर 2018। जब मैं उस दिन भी 1 सितंबर 2018 को भी मुझे याद है कि मैं इसी पेमेंट बैंक को पढ़ा रहा था, और साथ के साथ मैंने अपडेट करके लगभग पीतमपुरा की ब्रांच में आप लोगों को पढ़ाया था, इतना मुझे याद है। तो गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक में क्यों इंटरेस्ट दिखाया और क्यों ये बैंक ओपन किया? तो इसका रीजन ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं और सब्सिडीज वगैरह होती हैं, वो इस बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट मनरेगा वेजेस, सब्सिडीज, पेंशन। क्या आप मुझे मनरेगा की फुल फॉर्म बता सकते हैं? कई बार आपके एग्जाम में आती है। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है? तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। साथ में इन बैंकों की आपको टैगलाइन याद करनी, जिन बैंकों की टैगलाइन है। तो इंडिया पोस्ट की बैंक टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। आपका बैंक आपके द्वार। ये डोर स्टेप बैंक कह सकते हैं कि आपके द्वार पर आकर, आपके घर आकर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा? कि जो 3 लाख जो पोस्टमैन हैं, अगर 3 लाख जो पोस्टमैन है वो आपके घर पर आकर आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? और इस पेमेंट बैंक की ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस तो क्या हैं? जो ऑलरेडी हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं उन्हीं के अंदर इन बैंकों बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक लक्ष्य था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच हो। तो लगभग जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं वो 650 से ऊपर हैं, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेज हैं वो 650 है, 650 ब्रांचेज है, और 3250 एक्सेस पॉइंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक तो मेन ब्रांच, उसके नीचे छोटे मोटे एक्सेस पॉइंट जहां से छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है? इतना ही याद करना है आपको इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसके सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। और इस बैंक की टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की। फिनो पेमेंट बैंक। अगला है जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक 3 अप्रैल ऑफ 2018 को स्टार्ट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसके सीईओ हैं श्री कृष्णन। और ये इनका फोटो देख पा रहे हैं, ये एक जियो स्पोर्ट का भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। प्लस एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, जियो पेमेंट बैंक के अंदर एसबीआई, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है 30%। कितना है? 30%। जियो पेमेंट बैंक के अंदर 30% शेयर होल्डिंग एसबीआई की है। आगे बढ़ते हैं। छठा है आदित्य बिरला, जिसको हम कई बार कह देते हैं आइडिया पेमेंट बैंक।
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को 22 फरवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसको हम आइडिया डायरेक्टली आइडिया पेमेंट बैंक क्यों नहीं कहते हैं, इसको आदित्य बिरला पेमेंट बैंक क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि ये एक जॉइंट वेंचर है। इसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग है आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड की और 49% शेयर होल्डिंग थी आइडिया सेलुलर कंपनी की, टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेलुलर की, इस तरीके से थी। और ये बैंक इस बैंक ने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया है 26 जुलाई 2019 से। अब ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। 26 जुलाई 2019 से उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं है और हम लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं है, हमें लॉसेज हो रहे हैं, हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जितने भी कस्टमर्स थे उनके पैसे वगैरह रिटर्न कर दिए गए और आरबीआई को अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो आज के टाइम में अभी तक केवल 5 ही बैंक हैं। एक और है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी पेमेंट बैंक, एनएसडी पेमेंट बैंक, लेकिन उसने भी अपने अभी तक ढंग से ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 5 फंक्शन ऑपरेशन में हैं, ठीक है बैंक। आगे बात करते हैं, जैसे मैं कह ही रहा था आपको, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो आपके जैसे आधार कार्ड वगैरह का, पैन कार्ड वगैरह का जहां पर डाटा सेव होता है वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, ठीक है। उसने पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसको लाइसेंस मिल गया और लेकिन उसने ये भी अनाउंस कर दिया 29 अक्टूबर 2018 को कि हम ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर कुछ इससे ज्यादा अता पता नहीं है। और फाइनली 4 बैंकों ने स्टार्टिंग में ही अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं वोडाफोन एम-पैसा का। आपको पता है वोडाफोन और आइडिया का जियो के आने के बाद मर्जर हो गया था, ठीक है। मर्जर होने के बाद एक ही कंपनी के पास 2-2 लाइसेंस होते तो उसका क्या करते? तो आइडिया ने अपना लाइसेंस रख लिया था और वोडाफोन ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। वोडाफोन एम-पैसा ने जो लाइसेंस मिला था, ठीक है, आइडिया के मर्जर के बाद। उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी है चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड, इसने भी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। और साथ में एक मेडिसिन की कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल, उसने भी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। और टेक महिंद्रा ने भी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था। बस इनके आपको नाम ही याद करने हैं। तो यहां पर जाकर आपका पेमेंट बैंक की गाइडलाइंस और नाम वगैरह सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगली क्लास में हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां से स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपको कहां पर डाउट आया है, कहीं पर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा डिटेल में और ज्यादा एक्सप्लेन करने की। वैसे मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, यहां तक डिटेल में ही एक्सप्लेन किया है। और फिर भी कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, हॉट टॉपिक में से एक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।